हाँ बेटा, नेक्स्ट इज सेल्फ एनर्जी। हमने आज तक बेटा सिर्फ और सिर्फ अभी तक डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रखते थे और उस इंटरेक्शन की हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली। सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल हुए तो के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर लिखा, दो से ज़्यादा पार्टिकल हुए तो भी पेयर्स बनाकर हम लोगों ने के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर लिखा। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी इस तरह से डिस्क्रीट ना हो और कंटिन्यूअस हो, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं बेटा, वो देखते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज को सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। नाम बेटा सेल्फ इसलिए क्योंकि मान लो कि मेरे पास कोई क्यू चार्ज का स्फीयर है, अभी तक क्यू चार्ज के पार्टिकल का किसी दूसरे क्यू चार्ज के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन था, लेकिन अगर कोई क्यू चार्ज का स्फीयर है तो उस पर डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्जेस होंगे जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे और उस आपस के इंटरेक्शन की कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपस के इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए बेटा मैंने नाम निकाल दिया इसकी सेल्फ एनर्जी, इसलिए बेटा नाम निकाल दिया सेल्फ एनर्जी। तो ठीक है बेटा, सेल्फ एनर्जी निकालते हैं। बेटा पहले आपके पास हम निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म होलोस्फीयर की। बेटा पहले हम निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म होलोस्फीयर। यूनिफॉर्म होलोस्फीयर बेटा ऐसा है कि आपके पास इस तरह की कहानी है। क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रेडियस बेटा आर है, होलो है इसलिए सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो सरफेस पर फैला हुआ है इस तरह से। हमें इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। इस बार बेटा ऐसा तो है नहीं कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है दूसरा वहाँ है निकाल दें। बेटा यहाँ पर तो सारा का सारा चार्ज पूरा सरफेस पे है और जो सरफेस पर जो चार्ज पड़ा है इसी का आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी सेल्फ एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। चलिए बेटा, इसको निकालने का मेरे पास एक तरीका है और वो ये है कि हम बेसिक डेफिनेशन पर जाएं। बेसिक डेफिनेशन ये कहता है कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बेसिकली work done by external agent to bring all this charge from infinity to here। इन्फिनिटी से इस सारे के सारे चार्ज को सरफेस पर लाने के लिए कितना वर्डन होगा बेटा, वही तो एक्चुअली सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक काम करते हैं बेटा, बिल्कुल शुरुआत में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्फीयर है, सिर्फ स्फीयर है, रेडियस इसका आर है और इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इन्फिनिटी पे है। और धीरे 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 करके बेटा इस पर हम चार्ज लाते जाएंगे और उस पर यूनिफॉर्मली जमाते जाएंगे। उस चार्ज को जमाने में, इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जितना वर्डन होगा वही तो बेटा आपके इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम सेल्फ एनर्जी का नाम दे सकते हैं। फेयर एनफ। अब सबसे पहले मैं एक डी क्यू चार्ज लेके आया। सबसे पहले वाले डी क्यू चार्ज को लाकर इस पर जमाने में बेटा किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब डी क्यू चार्ज को तुम लेकर आए तो बेटा इस पर कोई चार्ज नहीं था जो इसको रेपेल या अट्रैक्ट करे, इसलिए बेटा आपको कोई वर्डन नहीं करना पड़ा। लेकिन आप डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लाते गए और किसी टाइम टी पर मान लीजिए बेटा कि इस पर चार्ज जमा होते होते स्मॉल क्यू हो गया और ये स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी इसके सरफेस पर ऐसे। एक बार अगर क्यू चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब डी क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में थोड़ा बहुत तो वर्डन करना ही पड़ेगा। उस वर्डन को आप लिख सकते हो, सुनना बेटा, एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने में जो वर्डन होता है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। एक कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर बेटा वर्डन v है तो डी क्यू चार्ज को लाने में वर्डन होगा v इंटू डी क्यू। सरफेस पर स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल मेरे सारे बच्चे जानते हैं बेटा कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। ये बेटा वर्डन, ये सारा वर्डन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डी क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्डन किया गया बेटा वो है। सर मुझे तो पूरा वर्डन चाहिए कि एक्सटर्नल एजेंट ने कुल मिलाकर कितना वर्डन किया। सर सारा चाहिए मेरे को, बट अगर सारा चाहिए
तो ऐसे छोटे 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 डी क्यू चार्ज डी क्यू चार्ज डी क्यू चार्ज लाता जा और उन सारे के सारे वर्डन्स को ऐड करता जा। एडिशन ऑफ कोर्स मीन्स इंटीग्रेशन। आपके पास बड़ा के बाई आर जो है वो तो बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ क्यू डी क्यू आ गया। बड़ा क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक, क्योंकि शुरुआत में बड़ा चार्ज जीरो था और फाइनली बेटा मुझे इस पर रखना चार्ज कैपिटल क्यू। यू नो इट वेरी वेल कि के बाई आर तो बड़ा ठीक है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से क्यू, एंड आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। This is work done by external agent to bring all this charge from infinity to the surface of the sphere। और जितना इस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है बेटा यही आपके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। याद करो बेटा यही अपने डेफिनेशन दी थी शुरुआत से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप कह सकते हो कि इस स्फीयर के पास जो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर जो सेल्फ एनर्जी है उसका फॉर्मूला है बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। आपने बेटा इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि चाहे इसके सरफेस पर चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेल्फ एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज भी अगर होगा ना तो जो आप चार्ज लेके आ रहे होगे वो भी नेगेटिव होगा, जो इसके सरफेस पर चार्ज होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रेपेल करेगा। तो आपके एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होगा अंदर की तरफ, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव आएगी। तो चाहे बेटा Q आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपकी जो सेल्फ एनर्जी है ना बेटा ये तो पॉजिटिव ही आएगी बेटा, सेल्फ एनर्जी तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं बेटा। ये बेटा अपनी सेल्फ एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा हमने एक यूनिफॉर्म होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी निकाली, और भी निकाल सकते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट इज, चलिए बेटा सॉलिड स्फीयर की निकालते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो सकती है उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बड़ा आपके पास ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, बड़ा इसका सेंटर C यहां पर है, बड़ा रेडियस R है, सॉलिड स्फीयर है। इट इज समथिंग लाइक बड़ा क्रिकेट की जो लेदर बॉल होती है बड़ा वैसा, सारा सारा मास सारा का सारा चार्ज बड़ा पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है इस तरह से। इस तरह से पूरे पूरे वॉल्यूम पे कैपिटल Q चार्ज है और रेडियस बड़ा कैपिटल R है। बड़ा रो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि Q चार्ज वॉल्यूम पर फैला हुआ है, इसलिए हम रो डिफाइन कर सकते हैं। रो मीन्स बड़ा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इज Q एंड वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई R क्यूब। फेयर इनफ। रो बड़ा हर जगह सेम है, ये बड़ा सिस्टम। इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। इसके जो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में, उनकी बड़ा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसको हम सेल्फ एनर्जी बड़ा शब्द दे रहे हैं। निकाल देंगे यार, कोई बहुत बड़ा टास्क लग तो नहीं रहा। इतना तो बड़ा आपने फील कर लिया होगा कि होलोस्फीयर के मुकाबले इसके पास एनर्जी ज़्यादा आएगी, क्योंकि होलोस्फीयर था ना उसमें सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था, तो ऑन एन एवरेज चार्ज दूर था। चार्ज दूर था तो पोटेंशियल एनर्जी कम थी, चार्ज नज़दीक होंगे तो ऑफकोर्स बड़ा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये बात तो तय है कि बड़ा जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है या फिर जो सेल्फ एनर्जी आने वाली है वो KQ स्क्वायर अपॉन 2R से तो बड़ी आएगी। ठीक है, लाते हैं। सर कैसे करोगे? बड़ा वैसे करूंगा यार कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ऑल दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर। बड़ा व्हेन आई से इन्फिनिटी टू हियर मतलब जहां जहां पड़े वहां पर रख दूंगा। तो चलिए बेटा पहले सारे चार्ज को बेटा इन्फिनिटी भेज दो। भेज दिया। सबसे पहले एक छोटे से DQ चार्ज को लेके आओ और सेंटर पे रख दो।
सबसे पहले वाले डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने में आपको कोई वर्डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज बेटा है ही नहीं जो इसको अट्रैक्ट या रेपेल करे। ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू लाते गए, और डी क्यू डी क्यू डी क्यू लाते हुए बेटा किसी टाइम टी पर कहानी ऐसी है कि आपने एक छोटा सा चिन्ना सा स्फीयर बना दिया है ऐसे आर रेडियस का, ऐसे, जिसके पास चार्ज है स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा जिसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ठीक है ना। अब डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज लाते लाते बेटा एक स्फीयर बन गया है स्मॉल आर रेडियस का, चार्ज है बेटा स्मॉल क्यू, वो स्मॉल क्यू में पता है। फिर बेटा हम एक डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं अब इन्फिनिटी से। इस बार अगर बेटा डी क्यू चार्ज लेके आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इस डी क्यू चार्ज को आप लाए और आपने इस डी क्यू चार्ज को ऐसे इसके सरफेस पर जमा दिया है, ऐसे जमा दिया। ऐसे जमा कर इस डी क्यू चार्ज को मैंने जैसे इसके ऊपर जमा दिया तो इसका जो रेडियस था बड़ा वो बढ़कर हो गया आर प्लस डी आर, और इस डी क्यू चार्ज को आपने यहाँ रख दिया। और बेटा जैसे हमने डी क्यू चार्ज को यहाँ पर रख दिया तो इस स्फीयर का रेडियस आर से बढ़कर हो गया आर प्लस डी आर। ऐसे करूँगा मैं, धीरे धीरे डी क्यू चार्ज डी क्यू चार्ज डी क्यू चार्ज लाता जाऊँगा और रेडियस आर से आर प्लस डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी बेटा रेडियस लगातार बढ़ती जाएगी। और ऐसे रेडियस बढ़ाते 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 जीरो से कैपिटल आर कर दूंगा बेटा, ऐसे जीरो से कैपिटल आर कर दूंगा। ये अपना प्लान है बेटा, ठीक है। लेकिन इस डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने में आपको कोई ना कोई वर्क डन तो करना पड़ा होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करना पड़ा है। एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ता है वी। वी मतलब बेटा पोटेंशियल, यही तो बेटा आपकी पोटेंशियल डेफिनेशन थी। अगर एक कूलम्ब चार्ज को लाने में बेटा वर्क डन करना पड़ रहा है वी, तो डी क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा वी इंटू डी क्यू। वी बेटा हम जानते हैं क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर बेटा कितना होगा के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। सर मुझे तो उस एक्सटर्नल एजेंट का पूरा वर्डन चाहिए। बेटा पूरा वर्डन चाहिए तो जोड़ दे। बेटा जोड़ना ऑफ कोर्स मीन्स इंटीग्रेशन। बेटा इस बार आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इंटीग्रेशन से आर बाहर नहीं निकाला। सर होलोस्फीयर वाले केस में निकाल रहे थे। बेटा होलोस्फीयर वाले केस के अंदर कैपिटल आर था, वो रेडियस थी बेटा पूरे शेल की, बेटा वो तो फिक्स थी। इस बार बेटा ये स्मॉल आर खुद बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ते 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 कैपिटल आर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्यू भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है। काश इंटीग्रेशन में सिर्फ क्यू होता, कोई दिक्कत नहीं थी, इंटीग्रेट कर लेते। सिर्फ आर होता तब भी इंटीग्रेट कर लेते। क्यू को इंटीग्रेट करते जीरो से कैपिटल क्यू, आर को इंटीग्रेट करते जीरो से कैपिटल आर। कोई एक होता तुम कर लेते, लेकिन यहाँ पर बेटा क्यू भी है और आर भी है। लेकिन हमें ये क्यू उड़ाने आते हैं, क्यू को उड़ाना आता है, क्यू को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। के तो ठीक है बेटा, क्यू को हम बड़ा आराम से लिख सकते हैं। बेटा क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये तो बेटा आपका हो गया स्मॉल क्यू। काश यहाँ पर डी क्यू ना होता, आपको सर कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल डी क्यू बिठा सकते हैं। बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर क्यूब तो कॉन्स्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशियल आएगा 3r² इंटू डी आर। तो डी क्यू को हम बड़ा आराम से लिख सकते हैं, ये कितना बेटा क्यू अपॉन आर रेज टू पावर 3 इंटू 3 टाइम्स r² डी आर। बेटा ये एक r निपट गया। मुझे अगर पूरे के पूरे एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्डन चाहिए तो क्या करूँ बेटा, 3 बाहर आएगा, k बाहर आएगा, q² बाहर आएगा, r रेज टू पावर 6 बाहर आएगा और अंदर बचेगा बेटा r रेज टू पावर 4 इंटू डी आर। देखो अब अच्छा हो गया ना यार, अब स्मॉल क्यू नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ r है। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेटा आप जानते हो। शुरुआत में रेडियस 0 था और रेडियस बढ़ाते 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 अब लोग कैपिटल R करना है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 0 से लेकर कैपिटल R।
and we could easily say कि it has turned out to be 3 kq square upon r raised to power 6 into बेटा r raised to power 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r raised to power 5 upon 5, लिमिट लगाऊंगा तो r raised to power 5 upon 5 माइनस 0 raised to power 5 upon 5, बेटा 0 raised to power 5 तो 0. आई थिंक बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ गया है 3 kq स्क्वायर अपॉन 5r या बेटा 0.6 kq स्क्वायर अपॉन r. बेटा 0.6 kq स्क्वायर अपॉन r मैंने जानबूझ के लिखा है. हमारा जो होलोस्फीयर था उसका आया था बेटा kq स्क्वायर अपॉन 2r, बेटा वो था 0.5 kq स्क्वायर अपॉन r और ये है 0.6 kq स्क्वायर अपॉन r. तो ऑफकोर्स बेटा ये हमारे होलोस्फीयर वाले जो सेल्फ एनर्जी थी ना उससे तो ज़्यादा ही है और ज़्यादा होनी भी चाहिए बेटा, ज़्यादा तो होनी भी चाहिए क्योंकि होलोस्फीयर में सारा चार्ज सरफेस पे था, इसमें सारा चार्ज वॉल्यूम पे है. तो चार्ज इन जनरल नज़दीक आया है. नज़दीक लाने के लिए आपको और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा. जितना आप एक्स्ट्रा वर्क डन करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बेटा ज़्यादा होगी. तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर. This is beta 3 by 5 kq square upon r. It is again a standard result. This is work done by external agent as well as your potential energy. बड़ा याद रखना that is 3 kq square upon 5r. Very easy. याद रखना बेटा इसको. Standard result है, हमें बेटा याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. Next is बेटा अगला सवाल. ये तो बड़ा फॉर्मूले थे, सवाल भी कर लेते हैं, आइडिया भी लग जाए हम लोगों को यार कैसे कैसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं. तो एक सवाल सुनिएगा बेटा. ऐसा अरेंजमेंट आपके पास कि एक सॉलिड स्फीयर है r1 रेडियस का, q1 चार्ज का. इसी तरह से दूसरा है बेटा r2 रेडियस का होलोस्फीयर है, q2 चार्ज है. बेटा ये होलोस्फीयर है, ये आपका सॉलिड स्फीयर, और दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो स्मॉल r है. ठीक. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. बेटा इस सिस्टम की नेट कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये एक बार लिखिए. देखिए बेटा कितनी आती है. तो चलिए बेटा करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगी बेटा अपन से बड़े आराम से. इसमें कुल मिलाकर बेटा 3 टर्म्स आएंगी. कौन सी आएंगी बेटा सुनिएगा. पहली टर्म आएंगी इसकी सेल्फ एनर्जी, इसकी आएगी सेल्फ एनर्जी, और इन दोनों की आपस में आएगी इंटरेक्शन एनर्जी. तो मैं लिखता हूं पूरे सिस्टम की नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सेल्फ एनर्जी किसकी, सॉलिड स्फीयर की, प्लस सेल्फ एनर्जी किसकी बेटा, होलोस्फीयर की, प्लस इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन एनर्जी. इन दोनों की इंटरेक्शन सब कर देंगे बेटा, सब हो जाएगा. सॉलिड स्फीयर के सेल्फ एनर्जी बेटा बोलना, इस सॉलिड स्फीयर के सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलो 3/5 kq1 स्क्वायर अपॉन r1. बढ़िया बेटा. इसकी सेल्फ कितनी होगी, इसकी, ये तो होल है बेटा, इसकी होगी kq2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r2, प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी बेटा. दो बॉडीज की इंटरेक्शन की सिर्फ एक टर्म होती है. दो बॉडीज की आपस में इंटरेक्शन सिर्फ एक टर्म होती है, और मैं आपको सिखा चुका हूं क्या होती है. वो होती है इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, या फिर इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज. तो आप जानते हो कि इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा kq1 अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज. तो आप कह सकते हो कि दैट इज k बेटा. अच्छा एक बात बोल दूं कि बेटा r जो ना स्मॉल r, बेटा ये r1 r2 के मुकाबले काफ़ी बड़ा है. बेटा जो r1 r2 ना इनके मुकाबले बेटा ये बहुत बड़ा है. तो दूर वाले बेटा पॉइंट्स पे. ठीक. इस स्फीयर की वजह से बेटा यहाँ पर पोटेंशियल तुम जानते हो बेटा कितना आएगा,
पोटेंशियल आएगा KQ1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, बेटा इसका चार्ज कम्स आउट टू बी Q2। या ऐसे बोल दो कि सर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे होलो स्फीयर हो, बोथ ऑफ देम विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो ये बड़ा पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा है, ये बड़ा पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, बड़ा पोटेंशियल कितनी होगी KQ1 Q2 अपॉन R। सॉरी बेटा डिस्टेंस R1 नहीं है, डिस्टेंस कितनी है R। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बेटा कितना आएगा KQ1 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। ये बेटा दोनों को बाहर एक दूसरे के बाहर पड़े हुए हैं तो कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर्स की तरह बिहेव करेंगे। एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दो, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दो, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस बेटा आपके पास स्मॉल r है, तो सीधा बोल दो कि सर KQ1 Q2 अपॉन R। मैं एक तरीके से इस बात को बड़ा ओवर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखना बेटा ये जो टर्म है ना, ये है इस स्फीयर को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी। इस स्फीयर के सारे चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर एक जगह रखने में कितनी एनर्जी लगेगी, बड़ा वही है। इसी तरह से Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा है, बड़ा वहां से Q2 चार्ज को उठाया और ये होलो स्फीयर बना दिया, इसको बनाने में इतनी एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी लगेगी इसको बनाने में, ये एनर्जी लगेगी इसको बनाने में, और ये एनर्जी लगेगी इन दोनों स्फीयर को इन्फिनिटी से उठाकर यहां लाने में। ये एनर्जी इसको बनाने में, ये एनर्जी इसको बनाने में, और ये एनर्जी ये जो दोनों बने बनाए हैं इनको उठाकर नजदीक लाने में, ये बड़ा इसकी एनर्जी। तो ये इंट्रैक्शन, ये सेल्फ, ये सेल्फ। इसी तरह का बड़ा एक सवाल और कर सकते हैं अपन, सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज, ऐसे कि आपके पास ये एक होलो स्फीयर, ये बड़ा एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के पास बड़ा चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस R। होलो स्फीयर के पास रेडियस है कैपिटल R, चार्ज है बड़ा कैपिटल Q। दीज आर टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्म सॉलिड एंड होलो स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, एक होलो स्फीयर, ऐसे। फिर ना सवाल बेटा वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेटा सवाल वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करते हैं बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी करता हूं बेटा। अगेन तीन टर्म्स आएंगी, इस सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी आएगी, इस होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी आएगी, और इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन आएगी। बनाते हैं। सबसे पहले बेटा सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, इस सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी आप बोलोगे से सेल्फ एनर्जी होगी 3/5 KQ² अपॉन रेडियस। बेटा इसका रेडियस तो R है, स्मॉल r, बढ़िया बात है। प्लस होलो स्फीयर, बेटा होलो स्फीयर की एनर्जी बेटा तुम जानते हो कितनी होगी, K इसके चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की दो बॉडीज हैं तो उनके इंटरेक्शन सिर्फ एक टर्म होगी, वो क्या होगी, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। तो बताओ बेटा इस स्फीयर के कारण बाहर वाले पॉइंट पर यहां 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 कितना पोटेंशियल होगा। तो आप बोलोगे सर अंदर वाले स्फीयर के कारण बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होगा K स्मॉल q अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस, बेटा कितनी है कैपिटल R। ये तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाहर वाले का चार्ज, बेटा बाहर वाले का चार्ज कितना है Q। सिंपल। उल्टा भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो कि सर बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल, बेटा बाहर वाले की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, दैट इज KQ अपॉन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज, बेटा इसका चार्ज स्मॉल q। अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाले का चार्ज, या बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का चार्ज। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि ये दोनों को लिख दोगे, दोनों टर्म एक ही बेटा, दो टर्म्स नहीं है कि टर्म तो बड़ा इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी। मैं तो सिर्फ सिखा रहा था बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को लिख दिया। तो एक इंटरेक्शन की बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी आएगी, दोनों एनर्जीज नहीं आएगी।
ये बड़ा अपना आंसर आ गया, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन आर। बढ़िया आंसर। ये बड़ा आपके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे चलिए बेटा एक सवाल करते हैं बेटा, एक सवाल करते हैं। अच्छा एक बात और, सेल्फ एनर्जी कब लिखना भाई, सवालों के अंदर सेल्फ एनर्जी पूछी जाए तो बड़ा ठीक है, हमें आनी चाहिए। लेकिन मान लो बेटा कभी हम मोस्टली सवाल जो एनर्जी करते हैं वो कैसे करते हैं, हम सवाल करते हैं कि यार इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, ऐसे करते हैं। तो खास तौर से हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते जितने इंटरेस्टेड हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में इंटरेस्टेड रहते हैं। जब तक आपके सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर अपनी शेप साइज ज्योमेट्री को चेंज ना करें, मतलब रेडियस को बढ़ाए घटाए नहीं, या फिर बड़ा सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के चार्ज चेंज ना हो, तब तक उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी, जो भी सेल्फ एनर्जी वो फिक्स रहेगी। तो अगर हम किसी सवाल के अंदर सेल्फ एनर्जी नहीं भी लिख पाए तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। समझ रहे इस बात को? मान लो बेटा कोई होलो स्फीयर है, चार्ज फिक्स है, रेडियस फिक्स है, अब वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन ना तो इसका चार्ज चेंज हुआ ना इसका रेडियस चेंज हुआ, तो इसकी सेल्फ एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई। तो अगर आपने कैलकुलेशन के अंदर इसके सेल्फ एनर्जी नहीं लिखी, मान लो गलती से आपसे मिस हो गई, तब भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि जितनी सेल्फ एनर्जी पहले थी उतनी सेल्फ एनर्जी बाद में रही होगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि इसका रेडियस r से बढ़कर 2r हो गया, तो अब सेल्फ एनर्जी पहले अलग थी बाद में अलग है, अब काम आएगी। मान लो बेटा इसके पास पहले चार्ज q था, बाद में चार्ज 2q हो गया, तो अब इसकी सेल्फ एनर्जी चेंज हो गई। तो जब चार्ज और रेडियस चेंज हो रहे हैं, चार्ज चेंज हो रहा है या फिर बेटा बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो रही है, तो सेल्फ एनर्जी चेंज होगी। और जब सेल्फ एनर्जी चेंज होगी तब सेल्फ एनर्जी लिखना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने सेल्फ एनर्जी नहीं भी लिखी है तो हमारे जो सवाल होते हैं बेटा, खासतौर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल, उन सवालों के अंदर गलती नहीं होगी। अगर सेल्फ एनर्जी मिस कर दे तब भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी पहले उतनी बाद में लिखोगे तब भी कैंसिल करोगे। नहीं लिख रहे हो तो बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जब भी आपके किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की शेप साइज ज्योमेट्री या उसका चार्ज चेंज हो तब सेल्फ एनर्जी चेंज होगी, और सेल्फ एनर्जी चेंज होगी तब आपको सेल्फ एनर्जी लिखना मस्ट है। तो बेटा एक छोटा सा नोट लिखना, सेल्फ एनर्जी of a body changes if its shape, size, geometry changes, दूसरा इट्स चार्ज चेंजेस, या तो बड़ा चार्ज चेंज हो या बड़ा शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो, तब जाके बड़ा सेल्फ एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज बड़ा सेल्फ एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ बेटा इस बात को? जैसे बेटा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सुनना बेटा। मेरे पास ये एक होलोस्फीयर, ये बेटा दूसरा होलोस्फीयर। इस होलोस्फीयर के पास बड़ा रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले के पास रेडियस बड़ा कैपिटल आर, इसके पास चार्ज क्यू, इसके पास बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू। फेयर एनफ? दीज आर टू कंसेंट्रिक होलोस्फीयर्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो अंदर वाला स्फीयर है ना बेटा, ये तो रिजिड है, इसकी शेप साइज ज्योमेट्री तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन बाहर वाला स्फीयर जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है और उसका रेडियस r से बढ़कर 2r हो गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लार्जर स्फीयर एक्सपेंड्स टू 2r, बेटा उसका रेडियस r से बढ़कर 2r हो गया। देन फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया इसके रेडियस को r से 2r करने में। अभी करते बेटा, पहले ही कहानी तो बेटा ये है, बाद की कहानी ये है कि अंदर वाला स्फीयर तो वैसा का वैसा, रेडियस स्मॉल r, चार्ज बड़ा स्मॉल q। बाहर वाला जो स्फीयर है उसका बड़ा चार्ज कैपिटल Q,
और उसका रेडियस मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सवाल में लिखा हुआ है बेटा, कितना हो गया 2r। अब मैं को बेटा बता इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन कितना होगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन आपने तो सर ना एक ही लाइन में ऐसा कहा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे लिख दिया करो कि दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बल्कि मैंने यही नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिख दिया करो। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू इनिशियल, इनिशियल में 3 टर्म्स आएंगी, सेल्फ, सेल्फ और इंटरेक्शन। इसकी सेल्फ आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। बाहर वाले की सेल्फ बड़ा होलो ही है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस इंटरेक्शन इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, या इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाहर वाले का चार्ज। कोई सा ही कर दो बड़ा, दोनों से एक ही आंसर आएगा। बाहर वाले की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, के क्यू अपॉन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का चार्ज माइनस फाइनल लिखते हैं बेटा। फाइनल सिचुएशन वो है, अगेन 3 टर्म्स आएंगे, सेल्फ, सेल्फ एंड इंटरेक्शन। सबसे पहले बेटा अंदर वाले की सेल्फ आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, बाहर वाले की सेल्फ आएगी के चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस। बेटा जी रेडियस r नहीं है 2r है प्लस। अब इंटरेक्शन क्या आएगी, बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल, बाहर वाले शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन रेडियस कितना बेटा 2r मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का चार्ज। बेटा अंदर वाले का चार्ज है स्मॉल क्यू। बेटा मैंने आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब ये जो टर्म कैंसिल हुई है इसको जरा गौर से देखो, कौन सी टर्म कैंसिल हुई है। आप कहोगे सर वो टर्म कैंसिल हुई है जो इसकी सेल्फ एनर्जी है, अंदर वाले रिजिड वाले की इसकी सेल्फ एनर्जी है। इसकी सेल्फ जितनी पहले थी बेटा उतनी बाद में है, क्योंकि इसकी शेप साइज ज्योमेट्री तो चेंज हुई नहीं है। बाकी बेटा आपका आंसर आ गया, तो कुल मिलाकर बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया। बेटा बताना क्या आंसर है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। I think बेटा that is k q square upon 4r, k q upon r minus k q upon 2r बेटा that is k q upon 2r। बेटा this is work done by electric field। ये बेटा अपना आंसर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया। इजी, कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। मैं थोड़ा सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देख बेटा इसकी सेल्फ एनर्जी अगर तू ना भी लिखता ना तो भी चल जाता। क्यों चल जाता, बड़ा जितनी पहले थी बेटा उतनी बाद में। हाँ लेकिन इसकी सेल्फ एनर्जी चेंज हुई है, इंटरेक्शन एनर्जी चेंज हुई है, तो वो जो आंसर आया बेटा वो सिर्फ उनके कारण ही ऐसा आया है कि। चलिए बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट था सेल्फ एनर्जी का। आई रियली होप बेटा आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा, समझ गए होंगे इस पूरी की पूरी बात को बेटा कैसे कैसे अपन सेल्फ एनर्जी लिखते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। बेटा नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बेटा थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कहते हैं कि जहां जहां कोई कंजर्वेटिव फील्ड होती है उस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे हमारे इस चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पोंडिंग जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। हम आगे जाकर कभी ना कभी बेटा जब मैग्नेटिक फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तब हम ये कहेंगे कि जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सीधी सी बात बेटा यहां पर ये है कि जहां जहां कोई कंजर्वेटिव फील्ड है वहां पर बेटा कोई ना कोई एनर्जी रहेगी, उस फील्ड के अंदर एनर्जी रहेगी। हम इसको थोड़ा प्रूव नहीं कर सकते मैथमेटिकली, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पा रहा हूं। बट व्हाट डज दिस मीन्स दैट कि बेटा मान लीजिए कि किसी रीजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए बेटा किसी रीजन के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक ऐसे छोटा सा बड़ा वॉल्यूम लिया
छोटा सा बड़ा वॉल्यूम लिया, लेट से बड़ा dv, तो इस इमेजनरी वॉल्यूम के अंदर भी कुछ ना कुछ बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। वॉल्यूम छोटा सा है तो बड़ा एनर्जी भी छोटी सी। दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड। इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। एनर्जी तो स्टोर्ड होगी, हम एनर्जी डेंसिटी किसको डिफाइन कर रहे हैं? बेटा एनर्जी डेंसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी डिवाइड बाय इसका कितना वॉल्यूम है। बेटा इसका कितना वॉल्यूम है, इसकी जो बड़ा वैल्यू आएगी, बेटा मैं साफ साफ बोल दूं, बेटा मैं प्रूव नहीं कर पा रहा। प्रूफ बेटा एक बार के लिए मान के चलो हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे डायरेक्टली नहीं है, हम कंपैरिजन करके कभी कभी कैपेसिटर में बेटा प्रूव कर देंगे, लेकिन वो भी मतलब इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं है। दिस एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये तो बड़ा किसी भी मीडियम की बात हुई, कोई भी मीडियम हुआ तो एनर्जी डेंसिटी हम ऐसे लिखेंगे, एनी मीडियम कोई सा ही हो बेटा। अगर मान लो एयर या वैक्यूम हुआ तो बेटा इसको हम लिख देंगे हाफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर। दिस इज इन एयर और वैक्यूम। बढ़िया बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। बेटा दिस इज अवर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मैं आपसे पूछूं बेटा यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। ऊपर है यूनिट जूल की, नीचे है बेटा मीटर क्यूब की। आगे चलिए बेटा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ऊपर तो एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन तो अपन लोग याद रखते हैं, दैट इज ml2 t-2 डिवाइड बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स L क्यूब। बड़ा मेरे पास ये शायद आ गया ml-1 t-2। बड़ा दिस इज अवर डायमेंशन ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी। और कोई बात बेटा? हाँ एक बात और बेटा, ऑब्वियस बात है कि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, तो स्केलर है। स्केलर अपॉन स्केलर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ए स्केलर। बेटा ये एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी आपको याद रखनी है कि बेटा इसकी वैल्यू होगी हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर या बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अगर आपका एयर या वैक्यूम है तो, एयर या वैक्यूम है तो, अदरवाइज बेटा ठीक है कोई और मीडियम है तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये बात बेटा मैंने आज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा है, लेकिन हो सकता है बेटा कभी न कभी मैं ये वाली बात मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोल दूँ कि जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, वहाँ पर जो भी फॉर्मूला आ रहा होगा वो। हालांकि वहाँ पर भी जो फॉर्मूला आएगा बेटा, यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, वैसे यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। बिल्कुल ऐसा सा ही फॉर्मूला आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इस बात पे बेटा आपसे एक दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा, आराम आराम से कीजिएगा बेटा, छोटे मोटे सवाल हैं ऐसे, ठीक है? सुनिएगा। सवाल ऐसा है कि आपके पास बेटा एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है इस तरह से, बेटा लार्ज शीट है इस तरह से, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा सिग्मा है। दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट। ठीक है ना? इस लार्ज शीट से r डिस्टेंस दूर बेटा ऐसे एक क्यूब है, बेटा ऐसे क्यूब है। सवाल है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब। बेटा एक क्यूब है ना, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इस जगह में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, एक तरह से सवाल ये है ना। अगर खाली भी जगह बेटा क्यूब तो कोई दिक्कत नहीं कि इस खाली क्यूबिकल जगह में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअल में कोई क्यूब पड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा पहले मैं इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। मेरे वजह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर एनर्जी डेंसिटी आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है। अच्छी बात बेटा इस एनर्जी डेंसिटी के टर्म में ये है कि इसमें बेटा आपका आर नहीं आया। आर नहीं आया इस बात का मतलब यहाँ 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 हर जगह एनर्जी डेंसिटी बराबर है, होनी भी थी, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर एनर्जी आएगी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा बताना इसका वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम तो बेसिकली ए क्यूब है। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ये बेटा आपका आंसर आ गया। आगे चलिए बेटा, ऐसे बेटा एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूं, सुनिएगा। आपके पास बेटा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। बेटा आपके पास अच्छी खासी लेंथ का बेटा वायर है, ऐसे इस तरह से। चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा लैम्डा है। दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस दूर बेटा एक छोटा सा स्फेरिकल स्पेस है, ऐसे ए रेडियस का। बेटा सवाल में गिवन है कि ए की जो वैल्यू है ना बेटा वो आर के सामने बहुत छोटी है, मतलब बेटा बहुत छोटा सा स्फीयर है। बेटा अगेन ये स्फीयर एक्चुअल में हो बेटा जरूरी नहीं है, ऐसे मान लो कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, स्फेरिकल स्पेस है ऐसे, है बेटा। ये आपके पास एक स्फीयर ए रेडियस का। ए की बेटा वैल्यू मैं पहले बोल दूं कि बेटा आर के सामने बहुत 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 छोटी है। बड़ा सवाल है आपके पास कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस स्फीयर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बेटा वो निकाल लें। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर बेटा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हो, दैट इज बेटा 2k लैम्डा अपॉन आर, या बेटा जी बेटा 2k को बेटा क्या लिख सकता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा याद है ना, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2k कितना हो गया बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि बेटा मैंने एक छोटा सा अजम्पशन लिया है कि a बहुत छोटा है आर के मुकाबले। अगर बेटा आपका a बहुत छोटा है आर के मुकाबले, तो यहाँ 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 हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू मान सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो a डिस्टेंस है ना ये इस r के सामने बहुत छोटी है, तो ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, 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 सारे पॉइंट मोर और लेस बेटा इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। सारे अगर r डिस्टेंस पे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मोर और लेस सेम ही है। मैं आपसे पूछूं बेटा एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर एनर्जी डेंसिटी होगी, सर कुछ नहीं बोल रखा तो एयर में पड़ा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और हमारे पास कुल मिलाकर आ गया है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बड़ा चेक करना सही ना, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर मुझे इसके अंदर एनर्जी निकालनी है तो मैं कहूँगा कि बेटा वो होगी एनर्जी डेंसिटी, दैट इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ इसका वॉल्यूम। बड़ा इसका वॉल्यूम इज 4/3 पाई टाइम्स रेडियस की पावर 3। ये बेटा इसका वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी
एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आपकी टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, ये बड़ा आपकी एनर्जी स्टोर्ड। तो ऐसे बड़ा हम बड़े आराम से एनर्जी डेंसिटी से बड़ा एनर्जी स्टोर्ड इस तरह से आराम से इत्मीनान से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क है नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब इसके जो बेसिक यूजेस है ना बड़ा वो देखते हैं कि यार मेन यूज़ क्या है। तो मेन यूज़ जो है बड़ा उस पर आते हैं और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपको बड़ा सोचने समझने में अच्छा लगेगा, तो सुनिएगा। उसे एज ए बड़ा हेडिंग लिखते हैं बेटा, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होलोस्फीयर। बड़ा हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो एनर्जी आएगी वो मेरा निकालने का मन है। तो पहले बेटा एक होलोस्फीयर लीजिए, ऐसे ले बेटा, ले लिया। रेडियस बेटा कितनी है r, चार्ज बेटा कैपिटल Q, सारा का सारा चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा का सारा चार्ज बेटा इस तरह से सरफेस पे, सारा सारा चार्ज बेटा इस तरह से सरफेस पे। मैं चाहता हूं कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो निकालें। तो प्लान क्या है? प्लान बेटा मेरे पास ये है कि पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी डेंसिटी निकालूंगा और उस एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके पूरी एनर्जी निकालूंगा कि कहां कहां पर कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कहां पर कितनी कितनी एनर्जी डेंसिटी और कुल मिलाकर कितनी एनर्जी। यही तो प्लान बेटा अपना, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी है। कर लेंगे, कर लेंगे। सबसे पहले इस बात को समझो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, इन्फिनिटी पर तो बहुत कम है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो ऑफ कोर्स हर जगह एनर्जी डेंसिटी अलग अलग है। तो हम सीधा नहीं कर सकते कि एनर्जी डेंसिटी इनटू पूरा वॉल्यूम, सारा एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा एलिमेंट छांटते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एनर्जी डेंसिटी सेम होगी, एनर्जी डेंसिटी सेम होगी तो बड़ा हम बड़े आराम से उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल पाएंगे। तो एलिमेंट कैसे चूज करना है बड़ा वो सुनना। पहले तो अंदर का तो बड़ा रायता ही खत्म, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो जीरो है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर के कारण अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहती है, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और बेटा बाहर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो बाहर बेटा एनर्जी भी आएगी। तो एक काम कीजिए बेटा, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे बड़ा एक स्फेरिकल ऐसे बड़ा कट लगाइए। पहला r पे लगाया, अगला लगाइए बेटा r प्लस डी आर पे। ऐसे पहला लगाइए r पे, अगला लगाइए r प्लस डी आर पे। लो बेटा, पहला r पे, अगला r प्लस डी आर पे। ऐसे एलिमेंट लीजिए। दिस इज अवर स्फेरिकल एलिमेंट। अब मेरा प्लान सुनना बेटा, मुझे इतना पता है कि इस स्फेरिकल एलिमेंट के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होगी, बड़ा बोलना कितनी होगी, के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। बड़ा सेंटर से डिस्टेंस इज मोर और लेस आर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो हर जगह मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी डेंसिटी भी सेम। कितनी बेटा? तो आप बोलोगे सर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये तो एनर्जी डेंसिटी है। मैं निकालना चाहता हूं कि इसके अंदर, इतनी जगह के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसके अंदर वाली जगह में यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, बड़ा मेरा ये प्लान है।
तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कितनी एनर्जी डेंसिटी है तो पता है, काश हमें ये वाला वॉल्यूम पता लग जाए। काश हमें ये वाला वॉल्यूम पता लग जाए। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी और वो आएगी एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम बड़ा आई रियली हो आपको लिखना आता होगा। ये वाला वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस इज dr, सो इट इज ऑलवेज 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। बेटा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 1 बाई के होता है, तो आप एक काम कर सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा के कैंसिल हो गया। ये एनर्जी आ गई है, किस में आ गई है? आप बोलोगे सर ये एनर्जी आ गई है इसके अंदर, बस इसके अंदर। सर मुझे तो सारी एनर्जी निकालनी थी। बेटा सारी एनर्जी निकालनी थी तो ऐसे बहुत सारे शेल ले, पहले यहां ले, फिर 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 यहां ले और फिर इन्फिनिटी पे ले। और हर शेल के पास कितनी कितनी एनर्जी, उसको जोड़ता जा जोड़ता जा जोड़ता जा। जोड़ना मीन्स समेशन, समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप कह सकते हो कि सर मुझे पूरी की पूरी एनर्जी निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे शेल्स लेने होंगे और उनकी एनर्जी को जोड़ना होगा। बेटा जोड़ देंगे, के बाहर निकाल लो, निकाल लिए बेटा। क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लो, निकाल लिए बेटा। 2 बाहर निकाल लो, निकाल लिए बेटा। अंदर बेटा बच के मेरे ख्याल से dr अपॉन r स्क्वायर। बेटा चेक करना, r स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन r स्क्वायर बेटा अंदर रह गया। r की वैल्यू को बेटा कहां से कहां तक वेरी करूं? आप बोलोगे सर 0 से इन्फिनिटी। ना बेटा 0 से कैपिटल R तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ना कोई एनर्जी डेंसिटी है, ना कोई एनर्जी है। तुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी नहीं बेटा, बल्कि कैपिटल R से इन्फिनिटी। यहां पर तेरे स्मॉल r की वैल्यू हुई कैपिटल R, बेटा चलते 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 इन्फिनिटी। बेटा कैपिटल R इसका रेडियस, ये रेडियस। तो कैपिटल R से इन्फिनिटी, कैपिटल R से इन्फिनिटी। ले बेटा ये एनर्जी हमारे पास आ गई। बेटा बोलना कितनी आ गई है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन है -1 अपॉन r। बेटा कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल R से इन्फिनिटी। एंड आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ले बेटा बढ़िया मचा दी अपन ने। इसका मतलब इस होलोस्फीयर के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितनी एनर्जी डेंसिटी है, उस एनर्जी डेंसिटी के कारण जो एनर्जी है उसकी फाइनल वैल्यू जो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r आया। इस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r को देखकर कोई दिमाग की घंटी बजी है? बेटा बजी कुछ? और हाँ से बिल्कुल बजी है सर। ये तो आंसर वही आ गया जो होलोस्फीयर के कारण सेल्फ एनर्जी थी, और होलोस्फीयर के कारण सेल्फ एनर्जी भी वही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है वो भी वही है। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी आती है बेटा वो एग्जैक्टली सेम ही है, एक ही है। वही एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। वो सब बोलने का सिर्फ एक अलग तरीका है, ये अलग से एनर्जी आई नहीं है। तो दिस इज सेम एज योर सेल्फ एनर्जी। हमारी जो सेल्फ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। बेटा वही एनर्जी स्टोर्ड। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। आगे चलते हैं, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो काम बेटा हमने होलोस्फीयर के लिए किया बेटा वही काम हम वापस से एक बार के लिए सॉलिड स्फीयर के लिए भी करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। बेटा हेडिंग लिखना, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण जो एनर्जी है बेटा वो लिखते हैं अपन तो, आराम से लिख देंगे बेटा अपन तो। चलिए करते बेटा कोशिश। आपके पास बेटा ये एक सॉलिड स्फीयर,
ये बड़ा इसका सेंटर, और रेडियस बड़ा इसका कैपिटल आर। इस तरह से बड़ा क्यू चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में भरा पड़ा है। इसका रेडियस बड़ा कैपिटल है, आर है। सारा का सारा क्यू चार्ज बड़ा कैपिटल क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होलोस्फीयर में और सॉलिड स्फीयर में जो बड़ा अंतर आया बेटा वो यही है कि सॉलिड स्फीयर में अंदर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो होलोस्फीयर के कारण थी। बाहर वाले पॉइंट पर तो एनर्जी डेंसिटी वही होगी जो होलोस्फीयर के कारण थी। बाहर वाले पॉइंट्स पर तो एनर्जी भी वही होगी जो होलोस्फीयर के कारण थी, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। कहां से कहां तक बेटा? तो ये इस रीजन में, इसमें एक्स्ट्रा। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा कि बेटा पहले मुझे 0 से लेकर कैपिटल आर तक करना है, और फिर मुझे कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक देखना है, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हो सकता है कि मेरे बच्चे बोलेंगे सर आप सिर्फ 0 से लेकर कैपिटल आर तक देखो, कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम देख चुके हैं। क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स पर चाहे होलोस्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सेम, तो एनर्जी भी सेम। आप तो सर अंदर वाला कर दो, ये अंदर वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी। चलो बेटा अंदर वाला कर देते हैं। हमने क्या किया बेटा? अगेन वही काम, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस बड़ा दूर गया, और वहां जाकर बेटा मैंने ऐसे एक स्फेरिकल कट लगाया। स्फेरिकल ही क्यों लगाता हूं बेटा बता चुका हूं लोगों को। स्फेरिकल जो बेटा मैंने कट लगाया, पहला आर पे, अगला आर प्लस डी आर पे, ऐसे। काश बेटा मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाऊं। आप बोलोगे सर यहां के इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बेटा बोलना सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू सेंटर से डिस्टेंस अपॉन रेडियस की पावर 3। अंदर एनर्जी डेंसिटी की, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना केवल यहां है बेटा, यही यहां पर है, यही यहां पर, यही यहां पर, यही यहां पर, यही यहां पर, हर जगह इतनी। इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर रेज़ टू पावर 6। सर एनर्जी कितनी होगी? बेटा एनर्जी होगी डी यू, बेटा वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ, बेटा देखना कितनी आ गई है, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बेटा 2 टाइम्स आर रेज़ टू पावर 6 इंटू बेटा ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, मैंने बेटा सिखा भी रखा आपको, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बेटा इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम पहचानते हैं, बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1/k, बेटा उससे k कैंसिल। सर मुझे तो एनर्जी चाहिए, और ख़ास तौर से 0 से कैपिटल आर तक, बेटा भी लिखते हैं। छोटी छोटी बेटा ऐसे शेल्स लीजिए, इन शेल्स का बेटा रेडियस वेरी करेगा 0 से बढ़ाते 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 बस कैपिटल आर तक। क्यों सर? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसका फॉर्मूला ये नहीं है, उसका फॉर्मूला कुछ अलग है। उस फॉर्मूले से हम एनर्जी पहले से निकाल चुके हैं, वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा था बेटा? हाँ मैं कह रहा था कि के बाहर क्यू स्क्वायर बाहर 2 टाइम्स आर रेज़ टू पावर 6 बाहर, बेटा अंदर क्या बच गया? अंदर बेटा मेरे ख्याल से बच गया आर की पावर 4 इंटू डी आर। आर की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 से लेके कैपिटल आर। और हमारे पास अंदर वाले पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई है नेट के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर रेज़ टू पावर 6। आर रेज़ टू पावर बेटा 4 का इंटीग्रेशन होगा आर रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5, दैट इज आर रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5। बेटा आर रेज़ टू पावर 5 बेटा कैंसिल, और बेटा मेरे ख्याल से ये आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 आर। तो अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है बेटा वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 आर। तो नेट एनर्जी बेटा कितनी आ गई है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर एंड के
क्यू स्क्वायर अपॉन 10r इंटू बेटा 1 + 5 दैट इज 6k³ स्क्वायर अपॉन 10r या बेटा 3/5 k³ स्क्वायर अपॉन r। इस सॉलिड स्फीयर के कारण, बेटा सुनना इस बात को, इस सॉलिड स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी आई है वो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आई है बेटा वो, और सेल्फ एनर्जी वो, बेटा दोनों का फॉर्मूला वापस से सेम आ गया। इसका मतलब इस सॉलिड स्फीयर के पास जो सेल्फ एनर्जी है वही एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर्ड है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वहां वहां पर वो एनर्जी स्टोर्ड है। हालांकि है बेटा क्या, बल्कि आपको सर ये तो वही है, वापस से हमारा इस सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी तो है, कोई नई चीज थोड़ी है बेटा, कोई नई चीज थोड़ी, वही एनर्जी बेटा वापस से। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। बेटा वही एनर्जी आपके पास वापस से, कोई बहुत डिफरेंस नहीं। बेटा एक बात और, जेई में बेटा इवन इस तरह का सवाल पूछ रखा है कि बताओ यहां से लेकर r/2 तक कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो बेटा मैं क्यों बताऊं तुम लोगों को, खुद कर लेना, लिमिट चेंज कर देना 0 से लेकर r/2। पूछ रखा है बेटा सरफेस से लेकर 2r रेडियस तक कितना होगा। तो बेटा बाहर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा रखा था, एनर्जी बेटा बाहर वाले पॉइंट में निकालना तो मैं सिखा रखी है। मैंने इंटीग्रेशन किया था r से लेकर इन्फिनिटी तक। आपसे पूछ रखा है बेटा कहां से कहां तक, यहां से 2r तक। थोड़ा इंटीग्रेट करना r से लेकर 2r तक। तो ऐसे बेटा बुक्स वगैरह में सवाल हैं भी इस तरह के। इस तरह के सवाल आप कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी फेस करोगे। बेटा सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स चेंज कर देनी है और कोई अलग चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना काम बेटा ऐसे ही चल जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, हमने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला एक बहुत बड़ा काम निपटाया बेटा। और आपने बेटा देखा होगा इसके सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग भी रहे हैं, अच्छे सवाल भी रहे हैं, है ना, थोड़ा सोचने समझने में बढ़िया रहते हैं। तो अच्छा टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा सिर्फ डायपोल भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेटा जो एक्चुअल नाम है बेटा वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्योंकि बेटा डायपोल है ना, मैग्नेटिक डायपोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल भी हो सकता है बेटा, इसलिए मैंने अलग से नाम लिख दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने बेटा हल्का फुल्का केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ भी रखा होगा। मैं बेटा इसको और डिटेल में बोलता हूँ। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इतना सब बोल देते हैं कि ना एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा यूज़ बेटा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह का केमिस्ट्री में नहीं आता। अपने फिजिक्स में बेटा पूरी की पूरी इसकी रामायण गाते हैं अपन कि हाँ यार ये है वो है, सारा जुगाड़ सब देखते हैं ना। तो सुनिए बेटा, अगर दो पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट मींस बेटा एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, और बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर पड़े हैं, तो बेटा दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। टू हाँ बेटा, हाँ बेटा, दो पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट साइन के, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, और वेरी स्मॉल सेपरेशन पर अगर पड़े हैं तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए न्यूट्रल सिस्टम। बेटा न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इज ए न्यूट्रल सिस्टम which has two point charges of equal magnitude and opposite sign, comma, placed at very small separation. Placed at very small separation. दो पॉइंट चार्जेस बेटा स्मॉल सेपरेशन पर पड़े हों, इक्वल एंड अपोजिट हों, तो उस केस में हम उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डायपोल बोलेंगे। अब एक बात सुनना बेटा, ये एक माइनस क्यू चार्ज बेटा, ये एक प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन बेटा मान लो कि है ए। तो ए है ना,
बेटा जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। जैसे मैंने कहा कि बेटा ए छोटा होना चाहिए, तो कोई भी समझदार बच्चा होगा ना वो बोलेगा कि सर आपकी बात थोड़ी सी वेग है। सर कितना छोटा? सर आप छोटा किसको कहते हो? सर होने को तो सर 1 सेंटीमीटर भी छोटा हो सकता है, और होने को 1 सेंटीमीटर ही बड़ा हो सकता है, और 1 किलोमीटर भी छोटा हो सकता है। अगर अपन सन से डिस्टेंस, मून से डिस्टेंस, इनकी बात करें तो उनके सामने 1 किलोमीटर बहुत छोटा है, और बड़ा अगर मान लो मिलीमीटर से अगर कंपेरिजन बात करें तो 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है। तो किसके मुकाबले सर ये ए छोटा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा मान लो कि इस सिस्टम के कारण मुझे किसी पॉइंट पी पर, जो यहां से r डिस्टेंस दूर है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ निकालना है, कोई वर्डन वगैरह करना है। मतलब मुझे इस पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पता करने हैं, कोई फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या बड़ा कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने हैं। तो ये जो डिस्टेंस r है इसके मुकाबले ये a छोटा होना चाहिए। जिस पॉइंट पर आप इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट जज करना चाहते हो, उस पॉइंट की डायपोल से कितनी दूरी है उसके मुकाबले पॉइंट चार्ज के सामने सेपरेशन बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो a स्मॉल है, इस बात का मतलब है कि a शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। ये है बड़ा a स्मॉल का अर्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, और उनके बीच में सेपरेशन है 1 किलोमीटर, और मुझे मून पर इफेक्ट निकालना है उनका। मून है बेटा हजारों किलोमीटर दूर। तो क्या 1 किलोमीटर दूर इन पॉइंट चार्ज को हम क्या डायपोल मान सकते हैं? यस, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 किलोमीटर सेपरेशन उसके बावजूद, हाँ बेटा क्यों नहीं। ये डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो बड़ा ऑफ कोर्स हम इसे डायरेक्ट डायपोल मान सकते हैं। ए इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। और अगर मान लो कि इन दोनों का जो सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, और मुझे यहां से 3 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या अब बेटा इसको तुम डायपोल मान सकते हो? नहीं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बेटा ये जो सेपरेशन बहुत छोटी नहीं है। किसके सामने छोटी नहीं है? 2 सेंटीमीटर इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 3 सेंटीमीटर, इट इज कंपेरेबल। तो 2 सेंटीमीटर भी देखो बड़ा हो गया और 1 किलोमीटर भी छोटा हो गया था। एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, और मून पर इफेक्ट निकाल रहे हो, और ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो डायपोल मान सकते हैं। क्योंकि बेटा ये जो ए है ये आर के सामने बहुत छोटा है। ये डिस्टेंस हो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसे डायपोल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज 2 सेंटीमीटर इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 3 सेंटीमीटर। सो कहीं भी अगर स्मॉल लिखा हुआ आए तो इस बात का अर्थ ये कि इसके सामने ये बहुत छोटा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया। अब यहां पर एक फिजिकल टर्म बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इससे बेटा हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज ऑलवेज प्लस क्यू इंटू एल वेक्टर। प्लस क्यू मतलब बेटा जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना वो लेना, और एल वेक्टर बेटा समझाता हूं। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये वाला माइनस क्यू चार्ज है और ये बेटा आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है बेटा एल, और माइनस क्यू से प्लस क्यू तक बेटा आपने एक वेक्टर बना रखा है ऐसे एल वेक्टर। एल वेक्टर की टेल कहां पर है? नेगेटिव चार्ज पर। हेड कहां पर है बेटा? पॉजिटिव चार्ज पर। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी पॉजिटिव चार्ज multiplied with L vector. L vector will have tail at negative and head at positive. तो बेटा दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन से बेटा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कोई भी बात समझ में आई ना वो सारी लिखो। सबसे पहले बेटा यूनिट नजर आ गई बेटा, कूलम्ब इनटू मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज कूलम्ब इनटू मीटर। बेटा डायमेंशन कूलम्ब को बेटा हम शायद मेरे ख्याल से IIT लिखते हैं, मीटर इज ऑफ कोर्स बेटा किस में? लेंथ में, उसको मैंने L लिख दिया। एक बेटा यूनिट और है, CGS यूनिट है। बेटा हमारे काम तो नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेटा आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी। बेटा दैट इज डिबाई, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁻³ कूलम्ब इंटू मीटर। बेटा नहीं जरूरत पड़ेगी, बेटा मैंने तो ऐसे लिख दिया कि आपने हो सकता है बेटा कभी केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो, तो बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगली बात बेटा, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी निकला या स्केलर क्वांटिटी निकला?
आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी निकला है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए वेक्टर। अच्छी बात है बेटा, वेक्टर तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा वेक्टर में डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन बोलना तो आप बोलोगे सर प्लस क्यू तो पॉजिटिव वाला चार्ज है, तो जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। एल वेक्टर की डायरेक्शन का कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेंगे। हो सकता है बेटा आप हल्के से कंफ्यूज हो रहे हो कि सर केमिस्ट्री में हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया था। हाँ बेटा सही बात है, केमिस्ट्री में कन्वेंशन उल्टा ले लेते हैं बेटा, प्लस से माइनस ले लेते हैं। हम लोग बेटा कहाँ से कहाँ लेते हैं बेटा, माइनस से प्लस। एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अपन लोग तो बेटा माइनस से प्लस लेंगे यार, ठीक। तो बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। हमने बेटा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है। बड़े काम तो बड़ा बचे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बड़ा सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है, और कोई हमने ऐसे कोई कमाल की चीज़ की नहीं है अभी तक बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक सवाल कीजिए बेटा, एक सवाल कीजिए। सवाल ऐसे, ये बेटा वाई एक्सिस, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, यहां बेटा एक पॉइंट चार्ज पड़ा है छोटा सा, दैट इज -2q, ठीक है बेटा। यहां पर एक +q चार्ज पड़ा है बेटा a,0 पर। यहां कहीं बेटा एक +q चार्ज और पड़ा है, a पर, ठीक है बेटा। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। बेटा इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालो, ठीक है बेटा। करते हैं, कोशिश करते हैं बेटा। सुनना बेटा, इंटरेस्टिंग सा है, सुनना। सर ये +q, ये +q, ये डायपोल तो नहीं है। सर ये +q, ये -2q, सर डायपोल तो नहीं है। सर ये +q, ये -2q, सर डायपोल नहीं है। एक काम करो बेटा, इस -2q का है ना ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर वाला -q अलग ले लो, और बेटा इधर वाला -q अलग ले लो। ले ली बेटा। अब इस -q को भूल जा, इस -q को और इस +q को देख, ये -q और ये +q, इनके कारण डायपोल है ऐसे। कहां से कहां बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू है q इंटू यहां से तक का सेपरेशन a। फिर ना इस -q और इस +q के कारण डायपोल है ऐसे, और डायपोल मोमेंट है कितना बेटा, पॉजिटिव वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ये वाला सेपरेशन, बेटा वो आ गया q इंटू ए। सर इसको p लिखा तो इसको p लिखा, क्योंकि बेटा दोनों सेम थे, दोनों को p लिख दिया बेटा। अब इन दोनों को जोड़ दो, सर p और p 2p हो गया। अरे नहीं बेटा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ना कैसे है, जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं बेटा वैसे जोड़ना है। तो आप कहोगे सर p वेक्टर ऐसे, p वेक्टर ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। दिस इज नेट डायपोल मोमेंट, दैट इज √2p। बेटा देखना p और p के बीच में अगर एंगल 90, बेटा रिजल्टेंट इज √2p एंड दैट इज √2 टाइम्स बेटा p कितना है, q है। तो नेट डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। x एक्सिस से 45 डिग्री बनाते बेटा मेरे पास ये √2 टाइम्स q है। ये हमारा डायपोल मोमेंट है। बेटा समझ गए इस बात को। चलिए बेटा मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात और बताता हूं, हो सकता है बेटा किसी टफ सवाल के अंदर काम आ जाए। मैं कह रहा हूं
कि डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करते वक्त तुम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि सर ना आपने मना किया था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज मत करना, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती वगैरह वगैरह। सर यहाँ पर क्यों बड़ा, वो इसलिए कि हमने सेंटर ऑफ मास जिस दिन डिफाइन किया था ना, तो हम लोगों ने उसमें एक मास मोमेंट जैसा शब्द लिया था m इंटू आर, ठीक है। फिर इसी का इंटीग्रेशन करके एवरेज ले लुआ के अपने सेंटर ऑफ मास निकाला था, वहां पर m इंटू आर था, और यहां पर जरा ध्यान से बेटा कितना है q इंटू आर। तो जैसे बेटा सेंटर ऑफ मास वाले सवाल था ना, वैसे बेटा सवाल यहां पर भी किए जा सकते हैं, बस इतना फर्क है कि बेटा वहां पर m था और यहां पर q है। तो इसी बात को सोचने का एक तरीका और है, मैं ये नहीं चाहता बेटा आप हर सवाल वैसे करो, बस ऐसे इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा बता देता हूं यार, ठीक है। तो सुनना बेटा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा बेटा, इसलिए मैं इतनी बेटा मगजमारी कर रहा हूं इसमें। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहां पर तेरे पास बेटा क्या है माइनस, क्या था बेटा -2q, ये ए है, ये ए। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां पर m और m चार्ज पड़े होते थे, तो उन दोनों का सेंटर मास बिल्कुल बीचों बीच पड़ा रहता था, और m और m का सेंटर मास यहां था, तो वहां पर हम क्या रख दिया करते थे 2m। तो उसी तरह से जिस तरह से सेंटर ऑफ मास था बेटा, वैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगा दो सेंटर ऑफ चार्ज। तो ये q और ये q को अलग अलग मत मानो, इन दोनों को ऐसे मान लो कि सर इन दोनों का सेंटर आएगा यहां कहीं, दिस विल बी 2q बेटा, दिस विल बी 2q। और ये कहां आएगा बेटा, इसका आपको हल्का फुल्का आइडिया है बेटा, कहां आएगा तुम जानते हो बेटा, ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस है √2a। अगर ये डिस्टेंस है √2a तो बेटा ये डिस्टेंस है a/√2। तो अगर ये q है, ये q है, तो जिस तरह से सेंटर ऑफ मास तो बेटा सेंटर ऑफ चार्ज। अब इस q को और इस q को भूल जाओ, बस यहां पर 2q मान लो। अब डायपोल तुम लिख दोगे तो सिर्फ दो चार्ज बचे, ये -2q, ये +2q। डायपोल मोमेंट बेटा कहां से कहां होता है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट विल बी लाइक दिस, और होगा कितना वो डायपोल मोमेंट, वो डायपोल मोमेंट होगा ये पॉजिटिव वाला 2q चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक का सेपरेशन, बेटा सेपरेशन है a/√2। और सोल्व करते बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया √2 टाइम्स q। तो बेटा इस तरह से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट डायपोल मोमेंट निकालने में काम आ सकता है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि बेटा हमने यहां पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखी है q इंटू आर समथिंग लाइक दैट, q इंटू एल वेक्टर समथिंग लाइक दैट, और बेटा वहां पर हम सेंटर ऑफ मास में आज m इंटू आर वगैरह यूज कर रहे थे। तो मैथमेटिक्स दोनों की एक जैसी है, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटा मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसे ऐसा काम चल जाता, तो मैंने बता दिया। आपके बेटा बाकी मर्जी है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए एक और पूछता हूं बेटा, बढ़िया सवाल। अभी तक बेटा अपने और कोई काम नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया है, बाकी काम तो अपने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक यार, कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस तरह की तो अपन ने कोई बात ही स्टार्ट नहीं की। अपन तो बड़ा बात ही सिर्फ और सिर्फ किसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कैलकुलेशन की कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है ना, मजा आएगा सुनना बेटा। आपके पास ऐसी एक रिंग है, ठीक है बेटा, रिंग है, रेडियस बेटा r है, बेटा रेडियस आपके पास r है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर चार्ज बेटा पॉजिटिव है, ऐसे यूनिफॉर्म। नीचे वाले पे बेटा नेगेटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऊपर वाले का बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ है प्लस लैम्डा, नीचे वाले का चार्ज पर यूनिट लेंथ है माइनस लैम्डा, ठीक है ना। ये आर बेटा छोटा है, मतलब जहां कहीं बेटा तुम इसके इफेक्ट निकालना चाहते हो उसके मुकाबले बेटा आर वगैरह छोटा है। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल दो बेटा, मैं सिखाता हूं, बढ़िया से सीखना, आराम से सारी बात सीखना बेटा, ठीक। अब एक काम कीजिए बेटा, सर्कुलर पर एलिमेंट्स किस तरह से चूज करते हैं आप भली बात ही जानते हैं। आप कहोगे सर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे जाऊंगा ऐसे और एक कट लगाऊंगा, ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे जाऊंगा, एक कट लगाऊंगा, फिर हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस डी थीटा पे जाऊंगा और एक कट और लगाऊंगा। ठीक है, यहां पर छोटा सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, प्लस डी क्यू लिख दो बेटा उसे, उसमें लिखता हूं लैम्डा इंटू ये वाले लेंथ, ये वाली लेंथ आएगी आर डी थीटा। उसी तरह से बेटा यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा जिसमें मैं माइनस डी क्यू बोल रहा हूं बेटा, वो है माइनस लैम्डा इंटू बेटा ये लेंथ, बेटा लेंथ कितनी है आर डी थीटा। यहां चार्ज नेगेटिव है, यहां चार्ज पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट आएगा ऐसे। उस डायपोल मोमेंट को बेटा मैंने यूं लिख दिया बेटा, डीपी। काश मेरे बच्चे मुझे डीपी लिखा पाते, कितना होगा। मेरे बच्चे बोलने से डीपी आएगा ऐसे, और उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाला तो चार्ज लैम्डा आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक के डिस्टेंस, दोनों प्लस माइनस की डिस्टेंस, बट आई थिंक दैट डिस्टेंस इज 2r, तो आई थिंक बड़ा दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। ये डीपी आ गया। सर मुझे इन दोनों के वजह से निकालना है, सबकी वजह से निकालना है, सबकी वजह से निकालना है बेटा, सबकी वजह से निकालना तो जोड़ ले। जोड़ना मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन का अर्थ ये नहीं कि डीपी को जोड़ दिया, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी तो ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्शन का ध्यान हमें देना पड़ेगा। तो इस डीपी के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, इधर की तरफ जो आएगा बेटा मैं उसे बोल रहा हूं डीपी एक्स बेटा, जिसे मैं डीपी का कॉस थीटा लिख सकता हूं बेटा। इधर मेरे पास आएगा डीपी वाई बेटा, जिसे मैं डीपी का साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है ना। मुझे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग डायपोल मोमेंट निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीपी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीपी का कॉस थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बेटा डीपी रखना 2 बाहर, लैम्डा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। थीटा को कहां से कहां तक वेरी को बेटा पूरा का पूरा कवर करने के लिए तेरे को सिर्फ थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक, बस। सर ये नीचे वाले बेटा हो तो गए। ये जो डायपोल मोमेंट आया है ये इसके अकेले के थोड़ी आया, दिस प्लस दिस की वजह से आया ना। तो थीटा जब ये था तो ये भी कवर हो चुका, थीटा जब ये होगा तो ये कवर हो जाएगा, थीटा जब ये होगा ये कवर हो जाएगा, थीटा जब ये था तो ये कवर हो जाएगा, थीटा जब ये होगा तो ये कवर हो जाएगा। डायपोल सिर्फ इसकी वजह थोड़ी है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, उसमें सारा आ चुका। तो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन कर दे 0 से लेके पाई तक। बेटा मेरा मन नहीं है इंटीग्रेट करने का, तुम कर लेना, आसान सा इंटीग्रेशन है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा, लिमिट लगाओगे तो साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, बट आंसर कम्स आउट टू बी 0। सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग डायपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी 0। सर वाई के अलोंग निकालना पड़ेगा, हाँ बेटा निकालना पड़ेगा, क्या करें यार, मुझे वाई के अलोंग डायपोल मोमेंट निकालना है बेटा। वाई के अलोंग अगर डायपोल मोमेंट निकालना है बेटा, वाई तो इस तरफ है, उसके लिए क्या करूं बेटा, इंटीग्रेशन डीपी नहीं, इंटीग्रेशन डीपी का साइन थीटा। तो आप कहोगे सर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग जो डायपोल मोमेंट है उसको इंटीग्रेट करो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीपी साइन थीटा। बेटा 2 बाहर, लैम्डा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक। बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक बेटा 2 आता है, और आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4 लैम्डा आर स्क्वायर।
बेटा कितना आ गया 4 लैम्डा आर स्क्वायर। दिस इज नॉट ओनली द डायपोल मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस बेटा, दिस इज ऑल्सो योर नेट डायपोल मोमेंट। तो अगर कोई बेटा मुझसे पूछ ले कि सर डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं लिखूंगा बेटा नेट डायपोल मोमेंट आया तेरे पास यूं ऐसे, और उसकी वैल्यू आई बेटा, बोलना कितनी है यार 4 लैम्डा आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन बेटा, ये डायरेक्शन क्या है जे कैप। नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगी। इस बात को मेरे बच्चे एक तरीके से और कह सकते थे बेटा, करना नहीं है ऐसे बोल रहा हूं मैं तो, कि ये जो थीटा आपने इधर लिया ना बेटा, वैसे थीटा इधर से लेते बेटा, ठीक है। एक डायपोल मोमेंट आता है ऐसे, वही डीपी आता है बेटा, डीपी के दो कंपोनेंट आते हैं, ये डीपी कॉस्ट है बेटा, ये डीपी साइन है, ये वाला डीपी कॉस्ट है, ये वाला डीपी कॉस्ट बेटा, हमेशा क्या हो जाएगा कैंसिल, नेट बच जाएगा ऐसे। बढ़िया काम बेटा। चलिए बेटा, हमने बहुत ही बढ़िया से बेटा ये आंसर निकाला, बहुत ही अच्छे से प्यार से बेटा अपन ने इसको पूरे को सॉल्व किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मेरे बच्चों को है ना एक छोटी सी बात और बता सकता हूँ, और मेरा कोई भी अगर बढ़िया बच्चा होगा ना वो तो इस बात को अप्रिशिएट ही करेगा कि हाँ सर इस तरह से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। सुनना बेटा, सुनना बेटा, अपने पास ऐसा जुगाड़ था पूरी रिंग का, ठीक है ना। ऊपर वाले हिस्से पर चार्ज प्लस था, नीचे वाले पे माइनस था। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ थी, यहां से यहां तक की लेंथ है पाई आर, तो पूरा चार्ज पूरे पे इतने पे लैम्डा पाई आर है। एक काम कर बेटा, जिस तरह से सेंटर ऑफ मास हुआ करता था ना, वैसे बेटा सेंटर ऑफ चार्ज मान ले। सर कहां मानूं? जहां सेंटर ऑफ मास था बेटा, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे आता था, लेकिन ये रिंग नहीं है, ये हाफ रिंग है। पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है बेटा वो यहां कहीं आया करता था, और जितना मुझे याद है बेटा शायद ये लेंथ हुआ करती थी 2r/π। आई रियली होप बेटा याद आ गया होगा। तो इस सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को कहां पड़ा मान ले? सेंटर ऑफ मास पे। सॉरी बेटा, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज, समथिंग लाइक दैट, जुगाड़ है बेटा, ठीक है। और वो चार्ज है कितना? चार्ज है लैम्डा पाई आर। फेयर इनफ। नीचे जो तेरे पास नेगेटिव चार्ज है अलग अलग जगह पड़ा है, उसे कहां पड़ा मान ले? सेंटर ऑफ मास पर। सॉरी बेटा, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज पे। सर सेंटर ऑफ चार्ज कुछ होता है क्या? अरे होता नहीं बेटा, अपन तो कंपैरिजन कर रहे हैं। कहां पर पड़ा मानो सर? हाफ रिंग है बेटा, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं बेटा 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, यहां कहीं आता है, और ये डिस्टेंस बेटा कितनी होती है? 2r/π। सर कितना चार्ज है बेटा? ये चार्ज है बेटा, बोलना कितना है? -λ/r। भूल जाए इस पॉजिटिव चार्ज को, सिर्फ इसे याद रख। भूल जाए इस नेगेटिव चार्ज को, सिर्फ उसको याद रख। एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा है, एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा है। डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? मेरे बच्चे बोले सर डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस। सर व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट? बेटा डायपोल मोमेंट विल बी, बेटा लिखाओ ना, पॉजिटिव वाला तो चार्ज λ/r मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक का सेपरेशन 2r/π प्लस, सॉरी बेटा 2r/π प्लस 2r/π। आई थिंक मेरे बच्चे दैट कम्स आउट टू बी 4r/π। पाई से पाई बेटा कैंसिल हो गया, और मेरे पास बेटा आंसर आ गया 4 λ/r। इवन डायरेक्शन मैचेस बेटा, डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा ना आप मतलब तुम समझ रहे हो क्या किस तरह से इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा ऐसे ही करो, मैं तो चाहता हूं बेटा आप लोग एलिमेंट बढ़िया लो, बढ़िया सॉल्व करो, मैं तो ये चाहूंगा ना यार। लेकिन कभी कोई उस ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया और लगता हो कि यहाँ कौन इंटीग्रेट करेगा, सर ऐसे कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यूँ नहीं कि ना ऐसे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बना लिया कर सर सेंटर ऑफ चार्ज ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, सर फोर्स निकालने भी ऐसा यूज़ कर लेता हूँ, पोटेंशियल निकालने भी ऐसा यूज़ कर लेता हूँ। हर बार नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डायपोल मोमेंट निकालते वक्त ऐसा तुम कर सकते हो। इसको जनरलाइज नहीं करना है कि हर जगह लगा दूंगा। सर डायपोल मोमेंट लिखते वक्त सर ये जुगाड़ क्यों चल गया? बेटा वो इसलिए कि डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन एक जैसी थी। डायपोल मोमेंट के अंदर भी Q × L वेक्टर काम आ रहा था, और हमारे सेंटर ऑफ मास में आपका M × L वेक्टर काम आ रहा था, तो दोनों की मैथमेटिक्स मोर और लेस एक जैसी थी। इस कारण बेटा ये थोड़ा मतलब समझ गया, कंपैरिजन चल गया, वरना बेटा कंपैरिजन हर जगह चले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से काम चल रहा इस बात से। बेटा शीट में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में
डायपोल मोमेंट से पहले वाले सारे सेक्शन निपटा लेना, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट से पहले पहले, डायपोल मोमेंट से पहले पहले, डायपोल मोमेंट को मत छेड़ना, एक भी सवाल मत करना डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का सवाल कल करना, डायपोल मोमेंट का सवाल छेड़ना नहीं है, उससे पहले के सवाल बेटा आपको निपटाने हैं, थोड़ा उनको निपटा लेना यार।